सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। पहला मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं क्योंकि संडे का सेशन के टॉपिक्स भी आज कवर होते हैं। एंड अगेन काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, यू कैन सी, और इसलिए टाइम भी काफ़ी लगता है। तो यहाँ देखो, पहला टॉपिक है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। मालाबार एक्सरसाइज आईआर का टॉपिक है। ब्लैक पोल्यूशन बॉल एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ये मैपिंग का टॉपिक, हरिकेन सीजन ज्योग्राफी का टॉपिक है। एंड ला नीना के कंटेक्स्ट में साइनो अमेरिकन राइवलरी एंड जियो पोलिटिकल डायनेमिक्स, इस पर मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं। तो ये टॉपिक्स आपके लिए एडिटोरियल में आया है। और आईआर का टॉपिक है G20 इकोनॉमिक साइट्स इनसाइट्स की बात किया जाए तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमी से और आईआर से रिलेटेड है। न्यू स्टैचू के ऊपर है, ये पॉलिटी का टॉपिक है। COP29 की हाइलाइट्स एंड फोकस एरिया, दिस इज़ अगेन लिंक्ड विथ, इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं कि हाइलाइट्स और फोकस एरिया COP29 का एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। देन गैलाथिया बे इंडियन 13th मेजर रिपोर्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है। 16 अमेंडमेंट एक्ट है, ये पॉलिटी का टॉपिक है। इंडियन रेलवे की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक है। क्लासिकल स्टेटस अप्रूवल लैंग्वेज की बात करें तो ये पॉलिटी के कंटेक्स्ट में। लीगल बैटल गूगल एंड एपिक गेम्स की अगर बात किया जाए तो वो भी इकोनॉमी के अंदर नोट कर सकते हैं। प्लैंकटन माइग्रेशन एनवायरनमेंट का टॉपिक है। टी की बात करें, टी इन इंडिया, तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टी इन इंडिया की बात करें तो दिस इज़ जोग्राफी रिलेटेड टॉपिक्स। सेलिवरी एमाइलेस जीन की बात करें तो साइंस का टॉपिक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, सो CO2 फ्रॉम फॉरेस्ट फायर की बात करें तो दिस इज़ अगेन लिंक्ड विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये PT का टॉपिक है प्रीलिम्स के अंदर। और RCV वैक्सीन एक टॉपिक है। तो देखो, इतने सारे टॉपिक्स है कि बोलने में 4 मिनट लग गए। तो यहाँ पे देखो, ये सारे टॉपिक्स हैं आज के भी और कल के भी। संडे के टॉपिक भी आज ही हम लोग डिस्कस करते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनना है। PDF आपको अवेलेबल रहेगा तो वो आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन आइलैंड्स विल हैव इट्स ओन चैलेंजेस, 15 नंबर पे लिखना है। और अभी गैलेथिया बे के कंटेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, तो जो भी पॉइंट्स अपने माइंड से बना के और इसको ज़रूर से लिखो। इकोनॉमी एनवायरनमेंट को लिंक करके जो प्रश्न है इस पर फ्रेम हो सकता है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर अपने आंसर सेंड करें। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल। 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं कि रेगुलर आंसर ग्रुप में पोस्ट कर, इट्स वेरी गुड। एक दूसरे का थोड़ा आंसर देखो, यू विल अंडरस्टैंड, कीप राइटिंग। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की बात करें तो ये ऑप्शनल लॉन्च हो चुका है, नया बैच आपका लॉन्च हो चुका है। तो इसका हिस्सा आप लोग ज़रूर से बने, और अभी तक नहीं बने क्योंकि ये दिसंबर तक आपका मतलब दिसंबर और जनवरी मिड तक आपका ये बैच ख़त्म हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा जो वीडियो लेक्चर्स हैं और प्लस नोट्स हैं, 400 के आसपास नोट्स हैं, जैसे 450 पेजेस का ये नोट्स इस तरह के आपको अवेलेबल रहेंगे। तो दीज आर द नोट्स दैट यू विल गेट। तो नोट्स भी हैं और भी कुछ चीज़ें PDFs और ये सब भी आपको अवेलेबल रहेंगी, वीडियो लेक्चर्स हैं सब कुछ। तो पूरा ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें ऑफ़र चलता रहता है, तो ऑफ़र देखते हुए आप ले लें। और आप मैसेज करें जो नंबर है, तो उस पर भी स्पेसिफिक अगर कोई स्पेशल ऑफर होगा तो वो आपको मिल जाएगा। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेस आप देख सकते हैं। लैपटॉप पे क्लासेस देख सकते हैं, लॉगिन बटन प्रेस करना है और ऑल कोर्सेज पे जाके आपको सारे कोर्सेस आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये कोर्सेस हैं, प्लस कोई क्वेरी है तो आप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं, और सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 16th सेंचुरी कॉपर प्लेस डिस्कवर किया गया है, तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग बता दिया है किससे क्या रिलेटेड है। और देखो, ये ध्यान में रखना क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जो जो पॉइंट्स हैं सारे लिखे हुए हैं। नोट्स बनाने की आपको इतना ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट PDF से आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, बट इनका रिवीजन बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिस्कवर किया गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन का, और ये आपका श्री सिंगवेश्वर टेम्पल, थिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आपको ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मतलब जैसे कॉपर प्लेट उसमें कुछ लिखा हुआ है जो एंशिएंट टाइम का है, और लगभग 16th सेंचुरी का है। तो इसमें विजयनगर किंगडम के बारे में कुछ मेंशनड भी है, और लिखा हुआ आपका संस्कृत और नंदी नगरी स्क्रिप्ट है। एक बार इसके बारे में रीड करना, ठीक है। नंदी नगरी स्क्रिप्ट कहाँ से, संस्कृत तो आपको पता ही है सबको, नंदी नगरी स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। और ये मतलब किसने डिस्कवर किया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ हमें मतलब क्योंकि कोई भी ऐसा इंस्क्रिप्शन होता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, तो हमें पास्ट के बारे में, हमें जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है उसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। तो ये पॉइंट्स थोड़े से, ये जो हाईलाइट किए इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज टेक पार्ट इन बैक टू बैक नेवल वॉर गेम्स। क्वाड ग्रुपिंग यू ऑल आर अवेयर इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेटेड है, इंडियन ओशन रीजन प्लस टिल सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे ग्रुपिंग है आपकी, और इसमें
इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ये मेजर पार्ट है, और चाइना को काउंटर करने का एक ऑब्जेक्टिव है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वाड के हैं। क्वाड ग्रुप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस भी हैं, और ये नेवल कोऑपरेशन पे फोकस करते हैं। नेवल क्योंकि मैरीटाइम डोमेन, समुद्री जो डोमेन है उसमें जो चाइना का इम्पैक्ट है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि चाइना के एग्रेशन को काउंटर करना बहुत मैटर है, क्योंकि जो भी आपका समुद्री रास्ता है उसमें चाइना अपने डोमिनेंस को इंक्रीज़ करने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो एक्सरसाइज मालाबार अभी विशाखापट्टनम में हुई है। इसके अलावा जो ये विशाखापट्टनम में हुई है, इसमें जैसे एक हार्बर फेस था और एक सी फेस है। तो ये बे ऑफ बंगाल में हुआ। हार्बर फेस जो है मतलब पोर्ट के अलॉन्ग जो एरिया है वहाँ विशाखापट्टनम में हुआ। बाकी जो समुद्र फेस है उसका वो बे ऑफ बंगाल रीजन में कंडक्ट आपकी की गई है। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी पर भी फोकस किया गया है। इसके बाद एक्सरसाइज ककाडू आपकी लास्ट मंथ में हुई थी, जिसमें बहुत सारे लगभग 30 देशों के पर्सनल आपके इंक्लूड थे, और इनका भी एम क्या था कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा है, उस पर फोकस आपका किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को फोकस किया गया है। एक्सरसाइज मालाबार की बात करें तो ये पहले बायलैटरल ड्रिल के रूप में इंडिया यूएस के बीच में हुआ, फिर धीरे धीरे और भी देश इन्वॉल्व हुए। ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट अब इसमें करने लग गया। क्वाड कंट्रीज जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट आपके करने लगे। तो फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम इंक्लूड किया। देखो कंटेंट जो भी बनता है तो इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन आपकी मेहनत कम हो जाती है। मैंने आपको फिर कहा है कि अगर यही न्यूज़पेपर से मतलब पीला पीला करके और वहीं से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ तो बहुत आसान है, मैं 7 बजे ही कर दूँ उसको, लेकिन वो आपके लिए कोई काम का नहीं होगा। ये नोट्स बहुत मैटर करते हैं, नोट्स मैटर करते हैं। इसको बढ़िया से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, दैट विल हेल्प यू। इसलिए समय लगता है कि ऐसे नोट्स आपके लिए बने, और आज के ही न्यूज़पेपर से है, ठीक है। तो एक क्वाड ग्रुपिंग है, नावल कोऑपरेशन, एक्सरसाइज मालाबार, एक्सरसाइज कगाडू का बात कर रीजनल सिक्योरिटी पे फोकस है। 30 नेशन इसमें इन्वॉल्व थे। मालाबार में हार्बर फेस था, सी फेस था हार्बर, फिर विशाखापट्टनम में बे ऑफ बंगाल फेस में सी फेस। देखो 1 मिनट में आपका 30 सेकंड में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉल्यूशन बॉल्स हैं, ये देखने को मिला। ये पॉल्यूशन बॉल छोटे छोटे देख रहे हो, तो ये आपका इनको तार बॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शब्द मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, आप नोट्स में मेंशन कर लेना। तार बॉल शब्द इस्तेमाल है। तो आपसे एक तो देखो प्रीलिम्स का इसमें प्रश्न बन जाता है कि अभी रिसेंटली तार बॉल्स स्प्रेड थे, तार बॉल पॉल्यूशन था, वो अभी हाल में देखा गया था। वो कहाँ है? तो तार बॉल पॉल्यूशन आपको याद रखना सिडनी बीचेस में देखने को मिला है। सिडनी मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। तो ये एकदम से है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तार बॉल ब्लैक पॉल्यूशन बॉल्स हैं, जैसे गोल्फ की बॉल्स होते हैं उस तरीके से है। और ये अलॉन्ग द सिडनी बीचेस काफ़ी सारे 8 बीचेस वहाँ पे देखने को मिला। अब इसमें क्या है कि इसमें फैटी एसिड, केमिकल्स और ये सब प्रेजेंट थे, बट ये समझ में नहीं आ रहा था कि एंटर कहाँ से होते। इसको लेबोरेटरी में भेज के स्टडी किया जा रहा है, क्योंकि देखो ओरिजिन इंपॉर्टेंट है कि हम जान सकें कि ये कहाँ से आ रहे हैं। तो इस पर स्टडी जो है वो लगातार हो रही है। सोर्स इसका अभी तक पता नहीं है, बट अभी जो भी इसको क्लीनिंग और ये है वो आपका कह सकते हो कि प्रोसेस में है। और ऐसा पॉल्यूशन जब भी होता है तो इससे जो टूरिज्म एक्टिविटी भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम से देखो, पॉल्यूशन बॉल्स तार बॉल्स बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म याद रखना, तार बॉल्स हो, ये यूनिकनेस है टर्म में, तो हो सकता है आपसे पूछ ले, रिसेंटली तार बॉल न्यूज़ में था, तो ये क्या है। तो पॉल्यूशन बॉल्स हैं, बीच क्लोजर्स किया गया इसकी वजह से। अब इसमें नॉन टॉक्सिक था, कोई सा ऐसा जहरीले तत्व नहीं है। इसके सोर्स आइडेंटिफिकेशन अभी काम चल रहा है, फिर क्लीन करके फिर इसको ओपन किया गया। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉपिक आता है, और यहाँ पे आज ही के न्यूज़पेपर में आईआर वाला जो पेज है उससे है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैपिंग का एक टॉपिक आपका बनता है। तो अटलांटिक पेयर ऑफ अटलांटिक स्पॉटेड डॉल्फिन्स, मतलब डॉल्फिन्स देखने को मिली है। और ये मैपिंग हमें पता होना चाहिए कि जैसे क्योंकि डॉल्फिन्स है अभी, क्योंकि यहाँ कंजर्वेशन काफ़ी जो मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरिया है, जैसे आप हाँ लैंड एरिया में सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, ऐसे ही समुद्री जो प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में ये है। और ख़ासतौर से जो एजोर आइलैंड्स हैं, तो यहाँ पे जो एजोर आइलैंड में भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि पोर्टुगल का हिस्सा है, तो वहाँ पे ये देखने को मिला। तो ये पोंटा डेलगाडो, साओ मिग्यूल आइलैंड, एजोर, पोर्टुगल। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कोई भी पूछ ले, अगर आपसे मैच द फॉलोइंग आपसे पूछ ले इनमें से कौन सा मैरीटाइम एरिया है, तो आइडिया होना चाहिए कि पोंटा डेलगाडा, साओ मिग्यूल आइलैंड, एजोर, पोर्टुगल। एजोर आइलैंड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स थोड़े से ध्यान में रखना, कितने किलोमीटर है सब याद नहीं रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू अटलांटिक ओशन हरिकेन्स फॉरकास्ट फॉरटेल फॉर इंडिया। अब ये देखो, ये बहुत ज़्यादा समय से डिस्कशन आपका चल रहा है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म, बहुत चर्चा हमने कर रखी है, और साथ में इसकी नेमिंग, साथ में इनकी फ्रिक्वेंसी। तो पहली चीज़ तो देखो ये है कि आपको याद रखना कि जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जैसे ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ये जो कंडीशंस आपकी होती हैं, यहाँ जो कंडीशंस हैं
इन कंडीशंस के अंदर जो साइक्लोन्स आपके बनते हैं, जैसे आप देखोगे ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशन में जो साइक्लोन आपके बनते हैं, जैसे है ना 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई। तो 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई। अब ये जो एरिया है बस यहाँ नहीं बनते हैं, क्यों? कोरियोलिसिस फोर्स बहुत ही वीक आपका कंसीडर किया जाता है, बट कुछ स्टडी के ये भी कहने लग गई हैं कि अब यहाँ भी साइक्लोन्स आपके बनने लग गए हैं। तो आप ये समझो कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर की सप्लाई चाहिए होती है, और इसके अलावा दूसरे साइक्लोन्स होते हैं ना टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन्स में फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। कमेंट सेक्शन में बताओ फ्रंट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हरिकेन्स है, जैसे ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से अलग अलग जगह पे हैं, जैसे साइक्लोन्स आते ही हैं, उसका टाइफून्स भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। टाइफून्स की अगर आप बात करोगे तो टाइफून्स देखने को मिलते हैं, और टाइफून्स आपके अलॉन्ग द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन बनते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है कि जैसे हरिकेन्स की अगर आप बात करोगे तो हरिकेन्स कहाँ बनते हैं? हरिकेन्स बेसिकली ये अटलांटिक ओशन के अलॉन्ग जो है ये आपके बनते हैं। अब ये जो हरिकेन्स हैं, ध्यान समझना, हरिकेन्स की कहा क्या गया है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फॉर्मेशन की, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे इस बार के मेंस में भी आया था कि हरिकेन्स या कोई भी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, ये जो हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इफ़ यू विल सी, तो कहीं ना कहीं है ना, अगर आप देखोगे तो इनका जो फॉर्मेशन है अटलांटिक ओशन के अलॉन्ग, दिस हैज़ रिजल्टेड इनटू और फैसिलिटेटेड द फॉर्मेशन ऑफ टॉर्नेडोज, है ना, जिसे हम ट्विस्टर भी बोलते हैं। जैसे इस बार प्रश्न भी आया था ना, ट्विस्टर भी शब्द यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो टॉर्नेडो फॉर्मेशन को ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है लो मतलब आपके लो कंडीशंस हैं या लो प्रेशर कंडीशंस हैं, या आप कह सकते हो डिप्रेशन कंडीशन है या लो प्रेशर कंडीशंस हैं, तो टॉर्नेडोज फॉर्मेशन में भी ये फैसिलिटेट करता है जो लैंड एरिया में होता है। आपने देखा होगा ना कि जो हवा है और प्लस मिट्टी है और तेज़ी से वो गोल गोल घूमता है, बादल से कनेक्टेड होता है, आपने कई वीडियोस देखे होंगे ना, टॉर्नेडोज बोलते हैं। अब स्टडी कहती है कि देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये एक फ्रीक्वेंसी और पे निर्भर करती है और ला नीना पे निर्भर करती है। ला नीना का इवेंट कहाँ होता है? पैसिफिक ओशियन के अलॉन्ग होता है। जनरली अगर आप देखोगे, इफ़ यू टॉक अबाउट, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि अगर इफ़ आई टॉक अबाउट, जैसे मान लो ये आपका पैसिफिक ओशन है, और ये जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे ये जो पैसिफिक ओशन आप देख रहे हो, दिस पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये अगर आप पैसिफिक ओशन इफ़ यू टॉक अबाउट, तो ये जो आपका पार्ट है, तो ये पार्ट क्या है? ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। इधर देखोगे तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है। सेंट्रल पैसिफिक ओशन की अगर बात किया जाए, इधर ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे जैसे जो कंडीशंस हैं, जैसे यहाँ पानी ठंडा होता है क्योंकि इधर पेरू करंट आपकी बहती है, या हम्बोल्ट करंट शब्द हम यूज़ करते हैं, पेरू या हम्बोल्ट करंट है, तो ठंडा है। तो बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर ये अलग टॉपिक हो जाएगा। तो पेरू करंट है या हम्बोल्ट करंट जिसे हम कहते हैं। अब इसकी वजह से यहाँ पे ठंडा पानी रहता है, हाई प्रेशर की कंडीशंस होती है, इधर लो प्रेशर की कंडीशन होती है, और प्लस जो ठंडा पानी है वो है ना, यहाँ से आपको मतलब ध्यान ये रहना है कि हवा तेज़ी से चलती, तो ऊपरी जो गर्म पानी है, ट्रेड विंड्स उस गर्म पानी को, हल्का जो थोड़ा गर्म होता है वो इधर ले जाते हैं। तो इधर आपका यहाँ से और ठंडा पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। लो प्रेशर है तो यहाँ बादल बनते हैं, इधर ड्रॉट लाइक कंडीशंस जो हैं वो आपकी देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप यहाँ कुछ गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ डॉट लाइक कंडीशंस हैं, यहाँ बादल बनते हैं। तो ये कंडीशन जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है तो इसे हम ला नीना कंडीशन बोलते हैं। कहा क्या जा रहा है कि जो ला नीना कंडीशंस हैं, ये ला नीना कंडीशंस फैसिलिटेट करती हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स या हरिकेन्स इन अटलांटिक ओशन, ये स्टडी कहती है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब अभी क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी, अभी स्टडी लेटेस्ट, जो अभी लेटेस्ट अपडेटेड जो न्यूज़पेपर में आई है कि जो फ्रीक्वेंसी है फॉर्मेशन की साइक्लोन्स की, उसमें जो अगर रिडक्शन होता है तो उसमें क्या ये कहा जा सकता है कि ला नीना इवेंट का जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया है वो शायद ना हो। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है स्टडी आपकी जा रही है। ठीक है, तो यही सारी बातें जो है इसके अंदर लिखी हुई हैं। और अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि जो वार्मिंग है अपर ओशियन का, वो भी साइक्लोन के बनने में हेल्प करती है। क्योंकि देखो, कोई भी साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर बनता है तो उसमें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर की बहुत ज़रूरत आपकी होती है। ठीक है, एक तो मॉइस्चर की, और 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और मॉइस्चर का कंटिन्यूस सप्लाई, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं।
दोनों एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ये फैक्ट अगर आप देखो तो अभी कहा गया कि अभी फोकस क्या करना, डेटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना, उस बेसिस में फॉरकास्ट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना, रिडक्शन को लॉस करना। अब ये स्टडी क्यों किया जाता है? जैसे मान लो लानीना इवेंट हुआ, तो अगर ये कह दिया गया कि लानीना इवेंट है, इसका मतलब अटलांटिक ओशन के अलॉन्ग हरिकेन्स बहुत बनेंगे। अभी बहुत मेजर हरिकेन्स है जिन्होंने काफ़ी नुकसान भी किया यूएस के अंदर। हरिकेन्स की स्थिति बनेगी तो वो फॉरकास्टिंग कर देंगे, अच्छा हरिकेन्स हो गए, तैयार रहो, तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाएगा और लाइफ और जो प्रॉपर्टी का लॉस है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए ऐसे इवेंट को कनेक्ट करके पढ़ना और उस बेसिस में बेस्ड ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट उस बेसिस में चीज़ों को फॉरकास्ट करना कि हाँ ये मौसम हो सकता है, ये डिज़ास्टर आ सकता है, वो आसान हो जाता है। तो ये चीज़ जो है लगातार आपका देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इवन अगर आप तमिलनाडु की भी बात करोगे तो यहाँ पे भी हैवी रेन देखने को मिलती है और इंडियन ओशन रीजन में भी देखोगे तो लगातार वीकेंड से जो इंडियन ओशन रीजन है वहाँ पे भी काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ द वार्मिंग ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, तो वहाँ भी साइक्लोन का फॉर्मेशन और बहुत अधिक हुआ, बारिश का पैटर्न दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। तो यहाँ पे जो फॉरकास्टिंग का इशू है वो भी काफ़ी हाईलाइट करता है। जैसे अभी अभी मान लो चेन्नई के अंदर जो लो प्रेशर सिस्टम आपका जो क्रिएट हुआ था उसको मिस किया गया था। तो यहाँ मतलब कुल मिला के जो फॉरकास्टिंग है उसको काफ़ी हद तक हमें इम्प्रूव करना भी, जैसे आप देखोगे कई प्रकार के एक्स बैंड रडार्स और इसके अलावा डॉपलर रडार्स और उसको लगाया जा रहा है अलॉन्ग वायनाड के अलॉन्ग। तो प्रॉपर उसमें जैसे कई ये जो डॉपलर्स इसमें जो रडार्स है उसके बेसिस में लैंडस्लाइड है और जो मौसम है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपकी हो सके, तो ये बहुत मैटर करता है। मतलब क्योंकि अगर हम बेटर प्रिडिक्शन कर पाएंगे फॉर साइक्लोन्स के लिए तो इससे बहुत सारे जो डिज़ास्टर्स हैं उनको रोका जा सकता है। प्रॉपर हम एक रिस्क मैपिंग जो है, प्रॉपर जो रिस्क मैपिंग है दैट कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैपिंग और ये सब भी आसानी से आपका किया जा सकता है, क्योंकि कई सारी जैसे अगर अभी भी अगर हम देखोगे कि अगर हमने साइक्लोन के रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस नहीं किया, ये बहुत ध्यान से समझना कि फॉरकास्टिंग क्यों मैटर करती है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो उससे ये होगा कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी असर बहुत करेगा। साइक्लोन से जुड़े रिस्क, कहीं बहुत बहुत भयंकर साइक्लोन बन रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, और उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्पैक्ट हो रही है उसको समझना बहुत मैटर आपका करता है, क्योंकि बहुत सारी हमारी आर्थिक एक्टिविटी इस पर निर्भर आपकी करती है। तो इंडिया काफ़ी सारे कदम उठा रहा है, लाइक क्लाइमेट अडाप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन पर फोकस भी हम कर रहे हैं। उसके बाद हम ऐसा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखे, इस पर भी हम फोकस करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है ना, तो यहाँ पे कहा गया कि ये एक सुरक्षा का इशू भी है। क्लाइमेट जो वनरेबिलिटी है ये सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक इशू नहीं है। जैसे मान लो कि बहुत भयंकर कहीं भी अगर एक आपदा आती है तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन भी होता है और उस माइग्रेशन में कई सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आएंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्लाइमेट वनरेबिलिटी किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से जुड़ी है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो ये देखो, ये माइंड आपका इन चीज़ों को कनेक्ट करे बहुत मैटर करता है। तो एक रीजनल नेटवर्क हमें डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि जो बारिश है तो वो कोई ऐसा देश देख के बारिश होती है। अगर कोई डेवलपमेंट आप सोचो कि या कोई चीज़ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हो रही है, वो भारत के मानसून को अफेक्ट कर रही है, या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में लानीना इवेंट आ रहा है तो वो हरिकेन्स के फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक रीजनल नेटवर्क जो है डेवलप करना पड़ेगा, तभी हम बेटर प्रिडिक्शन फॉरकास्टिंग कर पाएंगे और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो आप कह सकते हो कि चैलेंजेस हैं उनसे हम लड़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया चॉइसेस इन द वर्ल्ड बिकमिंग बाईपोलर अगेन। अब इसमें देखो इन्होंने काफ़ी सारे आर्गूमेंट दिए, बट मैंने जो पिक किया है वो ये 2 पैराग्राफ पिक किए हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आईआर का टॉपिक है। अच्छा, बाईपोलर की बात क्या होती है? देखो एक शब्द हमेशा याद रखना कि पहले हम एक तरीके से हम किसी भी तरीके से किसी से अलाइन नहीं करते थे, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट बोलते हैं। मतलब आवर पॉलिसी वाज दैट वी वर नॉट अलाइंग विद द यूएस, neither we are aligning with the US nor aligning with the USSR. Why? Because we were a kind of a new developing country and we wanted to use our resources or we wanted to take our policy in a manner जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं दैट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो हमने नॉन अलाइनमेंट रखा। बट नाउ वी हैव 2 poles of power, one is USA and other is China led. So if you have a 2 poles of power, in this case we can't be neutral. Why? Because we have to balance China, we have to counter China. क्यों? Because we have a border dispute of around we have a border dispute with China.
सो ऐसे केस में वी कांट बी न्यूट्रल, सो वी हैव शिफ्टेड आवर अप्रोच फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट। इट मीन्स हम किसी के साथ ना जुड़ने के बजाय वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स ऑल अलाइनमेंट, वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स ऑल अलाइनमेंट. All alignment simply means that we are trying to develop a relation with all the countries, different poles of power. Here the word is used bipolar. Bipolar का मतलब क्या हुआ? That we have a two poles of power and we have to balance the relationship with either of the poles of power. Either it is a US led or the other pole of power can be China and Russia led. तो हम इस अप्रोच को लेकर चलेंगे. तो चाइना और मतलब चाइना और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे लाइक द कंपटीशन इज़ गोइंग ऑन यूएस चाइना के बीच में. और पहले के टाइम पे फिल लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट यूएस एंड यूएसएसआर, देयर वाज अ कंपटीशन फॉर द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी. मतलब यूएस क्या करता था? यूएस वांटेड टू स्प्रेड कैपिटलिज्म, यूएसएसआर वांटेड टू स्प्रेड द, वी कैन से वांटेड टू स्प्रेड द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म. बट अब देर इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट. लाइक अभी आइडियोलॉजिकल क्लैश थोड़ा सा कम है, रादर इट्स अ कॉम्पिटिशन ऑफ इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक डोमिनेंस इन डिफरेंट कंट्रीज. तो वो है जैसे चाइना इज ऑप्टिंग दिस पॉलिसी बाय यूजिंग है ना इट्स अप्रोच ऑफ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. यूएसए अलॉन्ग यूएसए ऑल्सो ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स रीच आइदर इट्स वेस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन. तो ये एक आइडियोलॉजी इट मतलब प्रेजेंटली द थिंग्स हैव मूव्ड बियॉन्ड आइडियोलॉजिकल क्लास. सो अभी क्या है, वी हैव टू बैलेंस दैट. इट्स अ वी कैन से इट्स अ क्लास ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस कि कौन किसका कितना डोमिनेंस होगा. इट्स अ क्लैश ऑफ वैल्यू सिस्टम, वेदर वी कैन से कि एक तरफ डेमोक्रेसी अदर इज द ऑटोक्रेसी. चाइना वी कैन से फॉलो एन ऑटोक्रेटिक अप्रोच, ऑल दैट सेज कि हमारे डेमोक्रेसी है बट असल में तो नहीं है. तो वी हैव टू प्रेजेंट थिंग्स कि अच्छा देखो डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं सो इट कैन ऑल्सो गिव अस अ बेटर रिजल्ट. चाइना रशिया रिलेशन में भी भारत को बहुत तगड़ा बैलेंस करना पड़ेगा. बिकॉज देखो अभी इफ़ रशिया फील्स कि यार अभी मेरे साथ सिर्फ चाइना खड़ा है, तो वो पूरी तरीके से इंक्लाइंड होगा चाइना की तरफ. एंड वी कांट ट्रस्ट वेस्टर्न कंट्रीज फुली. तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि हमें चाइना को थोड़ा सा हाथ होल्डिंग करनी पड़ेगी, सॉरी रशिया की हमें हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी कि वो पूरे तरीके से चाइना के उधर झुक ना जाए, उसके जो है आप कह सकते हो कि उसके एहसान तले दब ना जाए. वी हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस. एंड रशिया ऑल्सो वांट कि यार अगर बहुत ज़्यादा मतलब मैं लड़ता रहा तो ये चाइना डोमिनेट कर जाएगा, तो आई नीड अ पावर विच कैन बैलेंस द चाइना एज वेल. तो वो भी चाहता बना के रखना, तो इस चीज़ को भी देखना ज़रूरी है. इंडो पैसिफिक डायनामिक भी एक आपका ये जो पॉलिटिकल टेंशन वाई बिकॉज इन इंडियन ओशन रीजन एंड टिल सेंट्रल पैसिफिक ओशन द डोमिनेंस ऑफ आप कह सकते हो कि चाइना इज एक्चुअली ट्राइंग टू इंक्रीज इज डोमिनेंस स्पेशली इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन. तो आप देखो साउथ चाइना सी रीजन है ना, वहाँ पे काफ़ी प्रेजेंस अपना दिखाना. यू कैन टॉक अबाउट द ईस्ट मतलब जापान सी और ये ईस्ट चाइना सी, और नीचे साइड आओ तो वहाँ भी है. प्लस इन इंडियन ओशन रीजन ऑल्सो इट ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस, काफ़ी अधिक प्रेजेंस है, तो उसको काउंटर करना. तो वी हैव अ ग्रुपिंग ऑफ क्वाड, वी आर पार्ट ऑफ अ क्वाड ऑल्सो. देर इज़ अ ग्रुपिंग कॉल्ड AUKUS, तो उसको भी देखना है. तो एम क्या है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. थिंग शुड बी एज पर द रूल्स रेगुलेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर शुड बी देयर इन द इंडो पैसिफिक ओशन रीजन. तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पे फोकस आपका किया गया. सो इंडिया को बैलेंसिंग एक्ट रखना है, मतलब इट हैज़ टू बैलेंस. It has to maintain relation with China also, it has to maintain relation with Russia also, and at the same point of time it has to maintain relation with the US also. बैलेंस करने, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज बनता है. तो साइनो मतलब यहाँ चाइना राइवल, तो इंडो पैसिफिक टेंशन में है, AUKUS है. इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेकर चला. ग्लोबल हेजीमनी, मतलब जो मन किया वो करना. हेजीमनी है ना एकदम, जो मतलब जो मन कर रहा है वो करना. तो पहले वी यूज्ड टू से US हेजीमनी, मतलब अपने इंटरेस्ट देखना, बाकी किसी का ध्यान नहीं रखना. बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ बाईपोलर एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस पावर्स थिंग्स आर गेटिंग बैलेंस्ड. वी यूज द टर्म कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ पावर. तो ये एक आस्पेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग वर्ल्ड में एसेंशियल बिजनेस प्रायोरिटीज़ क्या है, इकोनॉमी से रिलेटेड है. तो G20 के कंटेक्स्ट में है ना कि बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की गई. ग्रोथ रेट्स हैं Q1 में कितना होना चाहिए ये सब. अब यहाँ पे B20 प्रोसेस की बात की तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं दे आर लीडिंग द B20 प्रोसेस. जैसे साउथ अफ्रीका है वो ग्लोबल साउथ
एजेंडा पे, ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के एजेंडा पे फोकस करना। भारत ने भी सेम चीज़ किया था, फ्यूचर में ब्राज़ील भी सेम चीज़ ही करेगा। तो एडवांस और इमर्जिंग इकोनॉमी का है कि दे आर मतलब रिक्वायर्ड है कि जो बिजनेसेस हमारे खासतौर से G20 की जो बिजनेसेस है, B20 जिसे हम कह रहे हैं, दे कैन कोलैबोरेट एंड एक इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ मूव करना। मतलब द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस और द इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड रीच टू एवरीवन। इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू द एडवांस कंट्रीज ओनली। तो इट शुड ऑल्सो, द बेनिफिट शुड ऑल्सो रीच टू द पीपल ऑफ द डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ये एक अप्रोच की तरफ जाना। फिर स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना, स्किल एंड एजुकेशन पे फोकस करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करना, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड आज के टाइम पे। इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सभी तक जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे एक्सेस टू क्रेडिट और ये सब रीच करना। एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं एक बहुत ही सीनियर पर्सन रिटायर्ड था उनका देख रहा था बहुत ही, तो उन्होंने कहा कि आजकल भारत में या अभी विश्व इकोनॉमी में खासतौर से जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है कि पीपल आर हेजिटेटिंग टू डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक। मतलब बैंक में तो पैसा डिपॉजिट करना नहीं मतलब करना नहीं चाह रहे, और इधर उधर से लोन वोन लेके हर चीज़ कर रहे हैं। अब अगर डिपॉजिट ही नहीं होगा तो बैंक लोन कैसे देंगे? सो इट इज़ गोइंग टू अ बिग क्राइसिस कि लोन मिलेगा कैसे? अगर लोन नहीं होगा तो इट विल हैव इट्स ओन चैलेंजेस, कि लोग बैंक में डिपॉजिट ही नहीं होगा तो बैंकिंग सिस्टम बहुत अधिक इससे अफेक्ट होगा। सो अफ्रीका, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी इन अफ्रीका, अफ्रीकन इंक्लूजन इन G20 अंडर इंडियन प्रेसिडेंसी। अब इससे क्या है कि ग्लोबल बिजनेस इंगेजमेंट में और चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, खास तौर से, है ना। काफ़ी सारे जो इमर्जिंग ग्लोबल चैलेंजेस है, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट रखना, जो ऐसे कन्फ्लिक्ट है उस कन्फ्लिक्ट के दौरान, वॉर के टाइम पे चीज़ें कैसे मैनेज करना है देखना। फिर उसके बाद फूड सिक्योरिटी पर भी फोकस करना है, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हो रहे हैं, मतलब भयंकर स्थिति, ड्रॉट की या फिर सूखे की स्थिति या फिर साइक्लोनिक कंडीशंस हैं, उसमें हम कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, वेस्ट को रिड्यूस करना, ये सब है। ग्लोबल ट्रेड रेजिलियंस की तो यहाँ पे अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे दूर करना। एआई का यूज़ करना वो भी है। तो एआई का यूज़ जो है हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स मैनेजमेंट में यूज़ करना। तो ये नए आयाम हैं, नए आयाम बिजनेस से रिलेटेड है जो कि चीज़ों को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट पे भी ध्यान देना है, कार्बन का एमिशन भी ना हो, नेट जीरो एमिशन हो, बहुत ही कम एमिशन हो, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बनाना है आपको। जो है फॉरेस्ट एरिया का क्लियरेंस, मतलब फॉरेस्ट एरिया का भी करना है, रेस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व करना है ना। तो आपको एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन है वो रोकना है, एयर पॉल्यूशन, आपको बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है, कार्बन एमिशन को भी रोकना है। ये सब चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी है। सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब जो वेस्ट है उससे यूज़फुल चीज़ें डेवलप करना, तो इस पर भी फोकस करना है ना। रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्ट करना, बायोफ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं नए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका बेसिस बनेंगी। तो ये पॉइंट्स आपके माइंड पे होना चाहिए। अब आप ऐसे टॉपिक्स जब रीड करो थोड़ा सा सोचने का भी कोशिश करें। नेक्स्ट देखते हो, व्हाट डज द न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू सिग्निफाई पॉलिटी का टॉपिक है। तो अभी नई स्टैचूज है, पहले आप देखोगे ना कि आप देखोगे कि अंधा कानून और इस टाइप का चीज़ें रहता था, तो एक लेडी हैं तराजू पकड़े हैं, उनकी आंखें बंद है, तो इस टाइप से अब उस चीज़ को रिप्लेस किया गया है। अब नई स्टैचू में वो साड़ी पहने हैं, है ना, इंडियन ट्रेडिशन, और उसके बाद जो है वो ऐसा अंधा कानून टाइप ऐसा ब्लाइंड फोल्डेड नहीं रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इस चीज़ को ये कंसिडर किया गया कि अगर आप ब्लाइंड फोल्डेड हो तो यू आर अनअवेयर अबाउट द सोशल इनइक्वालिटी। और उसके बाद जैसे अभी शायद हाथ में स्केल ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे द सॉर्ड हैज़ बिन, जो सॉर्ड है हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में पकड़े हुए है, जिससे कि जो संविधान की आप कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीमेसी है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये है कि हम लोग जो कॉलोनियल टाइम है उससे दूर जा रहे हैं। एंड उसके, है ना, वी आर ऑल्सो फोकसिंग कि हम वी हैव अंडरस्टूड, क्योंकि पर अब अंधा कानून टाइप नहीं है, मतलब ऐसा आँखों पट्टी नहीं, तो वी विल अंडरस्टैंड द सोशल डाइवर्सिटी और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, द काइंड ऑफ चैलेंजेस दे आर फेसिंग। तो ये हमारा कल्चरल को भी रिप्रेजेंट करेगा, प्लस जस्टिस आस्पेक्ट उसको ध्यान में रखना, प्लस इम्पार्शियलिटी को फोकस करना, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी उस पर फोकस करना। नेक्स्ट देखते हैं ऑन क्लाइमेट फाइनेंस टू डेवलपिंग नेशन, इसको देखते हैं। मैंने वही कहा कि बहुत ज़्यादा टॉपिक है और काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके पब्लिश हुए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। COP29 लोकेशन एंड डेट्स की बात करें, 29th कॉन्फ्रेंस आपकी पार्टी की, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपकी मीटिंग है वो
जो 29 आपकी बाको अज़रबैजान में होगी, नवंबर में होगी, जब होगी तो और चर्चा होगी इसमें। तो यहाँ पे क्लाइमेट फाइनेंस इशू एक बड़ा रहेगा, बहुत रहेगा, क्योंकि देखो इसमें ये चीज़ डिसाइड तो होती है कि हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को दूर करते हुए इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे, दैट वी डिसाइड, बट यहाँ पे उसको फाइनेंस कैसे करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखना है कि कई सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर की बात की गई, जो जोग्राफिकल और इकोनॉमिक रिलायंस है ऑन सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, फिर है ना जैसे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वनरेबल है क्लाइमेट चेंज, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो उनका एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहा है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, तो किस तरीके से हम एडाप्टेशन मिटिगेशन पे करें। और एक आपका जो लॉस एंड डैमेज फंड है, कमेंट सेक्शन में बताओ लॉस एंड डैमेज फंड का क्या मतलब होता है। तो डेवलप कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, क्योंकि प्रॉब्लम के लिए 57% ग्लोबल एमिशन इज 80-50, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेवलप्ड देश हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत हाई है। ऑल्दो ये कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कम है, लेकिन ये देखना है। फिर उसके बाद 2009 कोपेनहेगन अकॉर्ड में $100 बिलियन एनुअली 2020 से करना चाहिए था। ये है नया टारगेट अब जो है हाईलाइट करना बाय पोस्ट 2025। फिर उसके बाद किस तरीके से अलग अलग सोर्सेस क्लाइमेट चेंज के हो सकते हैं मिटिगेशन और अडाप्टेशन के बीच में। देखो मिटिगेशन और अडाप्टेशन का दोनों का अंतर समझना। मिटिगेशन का मतलब ये है कि जो भी फैक्टर्स क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको रिड्यूस करना, और अडाप्टेशन की वजह से कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट अगर होता है तो हम अपने आप को अडाप्ट कर, अपने डिफरेंट, जैसे एग्रीकल्चर में बदलाव कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बदलाव कर रहे हैं, एनर्जी कैसे यूज़ करना है वो हम बदलाव कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन और जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी उसकी तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑक्सफैम ये आर्ग्यू करता है कि रिपोर्ट्स डोंट रिफ्लेक्ट एक्चुअल, है ना। तो यहाँ पे मतलब कुल मिला के ये भी हाईलाइट किया गया है कि जो जिस तरीके से कहा जाता है कि इतना पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, बट असल में वो रियलिटी को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडाप्टेशन पे पैसा, और यहाँ पे जो फंड का डिस्पर्सल हो रहा है वो सही से सामने नहीं रखा जा रहा है, ये भी है। तो क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत भी है ना। जैसे अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ प्रोसीड करना है तो वहाँ पे भी पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, ट्रांजिशन के लिए पैसे की ज़रूरत है, जो कि लॉस भी काफ़ी होगा, है ना। तो ये है एनर्जी पॉवर्टी को दूर करने के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सेस को बढ़ाना है, अगर सब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचेगा तो बहुत प्रकार का एक डिवीजन सोसाइटी के अंदर विदिन करे, वो इलेक्ट्रिसिटी के आप इमेजिन करो बिना कैसे लाइफ आगे बढ़ सकती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में सब चैलेंजेस हैं, तो इसके लिए पैसों की भी ज़रूरत है। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लगभग इतने लाख का है, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत आपका इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मतलब भारत की बात की जाए तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये अभी जब एक बार मीटिंग होगी तब उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नेट जीरो एमिशन की बात करें तो इस पर लगभग ₹850 लाख करोड़ की ज़रूरत है। एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन बहुत मैटर करता है ना, कि ख़ास तौर से तो यहाँ पे कितना असल में डिस्पर्जल आपका हो रहा है, सरकार की तरफ से कितना आ रहा है, प्राइवेट जो है उसकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन आपका आ रहा है। तो यहाँ पे ये लगातार है, डिस्कशन भी इस पर चल रहा है कि कैसे आपका किया जा सके। तो लगभग कहा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर चाइना को हटा दिया जाए तो इसमें लगभग $1 ट्रिलियन की ज़रूरत आपकी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप डायग्राम एक बार देख लो, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ लगभग क्लाइमेट फाइनेंस, इलेक्ट्रिक एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नेट जीरो एमिशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए ज़रूरत आपकी है। नेक्स्ट देखते हैं गेटवे एट गलाथिया बे की बात करें तो ये मेजर पोर्ट आपका है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये गलाथिया बे 13th मेजर पोर्ट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। कामा रजार पोर्ट के बाद इसको किया। गलाथिया बे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको याद रखना बे ऑफ बंगाल में, लॉन्ग अंडमान निकोबार रीजन, ये आपका ये आइलैंड लोकेटेड है। तो कहा गया कि ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड रूट में बहुत महत्वपूर्ण है ये, लाइक है ना, जैसे सिंगापुर, क्लांग, कोलंबो, इस अलॉन्ग, और ये लगभग भारत के $202 से लेकर 220 मिलियन इतना, मतलब जो हमारे शिप मूव करती हैं तो उस चार्ज को, क्योंकि वहाँ कोई पोर्ट नहीं है तो वहाँ बीच में पोर्ट रहेगा और वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है, जैसे आप कोलंबो, श्रीलंका और आगे से सिंगापुर ऐसे कनेक्टेड है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक रीजन में है, और ये जो बांग्लादेश, म्यांमार के पोर्ट्स हैं उनसे भी इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न जरूर से कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट अस नो कि कौन सा वो टर्टल है जो कि कहा गया कि अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो वो टर्टल काफ़ी अधिक आपका
अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आईआर इन न्यूज़ में है तो पाकिस्तान ने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया है, जिसमें चीफ जस्टिस का जो टेन्योर है 3 साल के लिए रिड्यूस किया गया है आपका, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है। उसके बाद एक आईआर का न्यूज़ देख लो, बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे 16th अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट है, इसमें रीस्टेट किया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टू इन्वेस्टिगेट जुडिशल मिसकंडक्ट एलिगेशन। तो यहाँ पे है ना 16th अमेंडमेंट एक्ट को डिक्लेयर किया गया इलीगल, जिसमें इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो पार्लियामेंट के पास पावर था जजेस को रिमूव करने के लिए, उसको हटा दिया गया। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जैसे 13th अमेंडमेंट एक्ट न्यूज़ में रहता है, बताओ किस देश से रिलेटेड है। तो 16th अमेंडमेंट एक्ट न्यूज़ में है, वो बांग्लादेश से रिलेटेड है। और 26th आपका जो ये मैंने अब आपको बताया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग कंटेक्स्ट में आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, काला आजार के है तो इंडिया ने नंबर ऑफ केसेस जो काला आजार के उसको काफ़ी रिड्यूस किया है। काला आजार बेसिकली इंडिजिनस है ना, स्लो प्रोग्रेसिंग इंडिजिनस डिजीज। ये काला आजार ये प्रोटोजोआ से होता है, और जीनस लिस्टमैनिया, ये ध्यान में रखना, लिस्टमैनिया दोनों वानी, ये है ना। तो ये पैरासाइट, ओनली पैरासाइट है जो इस डिजीज़ को कॉज करता है, और है ना। तो यहाँ पे बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, इनको टारगेट भी करता है, इनको इन्फेक्ट भी आपका करता है। और काला आजार डर्मल लिस्मैनियस की बात करें तो लिस्मैनियस डोनोवानी जो है, ये स्किन सेल्स को इन्वेड करता है, उसमें रहता है, और काफ़ी सारे जो मतलब इंसेक्ट इन्फेक्शन जो है वो काज आपका करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन रेलवे के कंटेक्स्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर है का ये टॉपिक है, इकोनॉमी का। आप खुद देख सकते हो इतने ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, और फिर मैं कहता हूँ पूरे यूट्यूब चैनल में चेक कर लेना, कहीं भी ये सारे टॉपिक्स इस टाइप से इतने सारे के सारे कवर हों। और प्रॉपर नोट्स, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बट वीडियो को बिना देखे काम नहीं चलेगा, ध्यान में रखना। इसके अलावा देखो, जो प्रहार बैच आपका है उसको प्लीज़ मैं फिर कहता हूँ, 25 की तैयारी कर रहे हो तो प्रहार बैच मिस नहीं करना है। जो ऑलरेडी करंट अफेयर प्लस कोर्स का हिस्सा है तो उनको कुछ नहीं करना है, वो उसी करो, उसमें सारा कंटेंट मिलेगा। और दूसरा, आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनना है। दो चीज़ें आपको मस्ट हैं करनी, अभी से आप करेंगे तो फ़ायदा रहेगा। और प्रीलिम्स का जो बैच है उसमें आपको मैं कंटेंट भी देता जा रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं शो भी करूँगा, लगभग 7 सेट ऑलरेडी कंटेंट मैंने अपलोड किया है। और जो है हम लोग के 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, टोटल 30 टेस्ट हैं। तो रिवीजन के प्रीलिम्स का कंटेंट उस पर पड़ता रहेगा, और टेस्ट आप देते रहो। और फुल लेंथ टेस्ट भी आएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें स्टैटिक और वो सब भी साथ में रहेंगे। तो वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बहुत बार शो किया है कि देखो, जो कंटेंट हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रीलिम्स में भी पिछले साल किया था कि कितने आए थे। अब अभी आप मान लो कि आपने एक लेवल तक पढ़ाई की है, अब थोड़ा सा कुछ नंबर से मान लो रह गए, उस चीज़ को और अच्छा करना है। रादर देन आप 50 डिफरेंट सोर्सेज से आप करोगे तो हो सकता है आपको आउटपुट ना मिले। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पे बाकी लास्ट में हम लोग सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। तो इंडियन रेलवे चैलेंजेस एंड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे जैसे सबसे ज़्यादा तो एक्सीडेंट वाला आप देखो। अब इसमें एक अलग भी है, देखो कहीं ना कहीं ये इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट्स के बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, है ना। रेलवे में एक्सीडेंट्स होना, अभी जो है फ्लाइट्स में होना। तो इससे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे डायरेक्ट टारगेट करना, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन उड़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, एक सस्पिशन होने लगता है। तो ये चीज़ें एक चैलेंज बनेगी, भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंसीज और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, कभी करेंगे। तो कवच बेसिकली ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कोलिजन रोकने के लिए है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि कवच के इम्प्लीमेंटेशन को हमें इम्प्रूव करना है। दूसरा जो कॉस्ट है इज़ अराउंड ₹50 लाख पर किलोमीटर है, एंड ₹70 लाख पर लोकोमेटिव। तो कॉस्ट भी बहुत है। तो इसको लाइक है ना, द कॉस्ट इज़ लेस देन 2% ऑफ रेलवे एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, कवच की बात करें, तो ये भी बहुत हाई है। ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो भी 98.2 है। तो ये फाइनेंशियल एफिकेसी, मतलब आपको मतलब आप कह सकते हैं कि जो लगा रहे हैं, है ना, तो पैसा लगाना, जो पूरे को रन करने की अगर हम बात करें तो पैसा लगाना और आउटपुट मिलना, तो उसमें भी लग ज़्यादा रहा है, आउटपुट कम है, तो ये भी है। तो ऑपरेटिंग रेशियो भी इसका हाई है, 98.2 की बात करें। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर रेवेन्यू आपका 65% रेलवे रेवेन्यू का, वो जो कार्गो के माध्यम से जो सामान मालगाड़ी लेकर जाती हैं उससे है। और दूसरा कि जो कोल पर फ्राइट मूवमेंट और रिलायंस कोल पर काफ़ी निर्भर है ना। तो एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर मात्र एक ही है
फ्राइट कॉरिडोर का मतलब कि जो मालगाड़ी है उनके लिए प्रॉपर एक कॉरिडोर डेवलप करना। पैसेंजर सर्विसेज जो हैं उसमें भी लॉस है। रेवेन्यू उसमें भी देखा जाए तो ₹80,000 करोड़ है 2024 की है, तो इसको भी इम्प्रूव है। ऑपरेशनल कॉस्ट जो है आपका बढ़ रहा है, बट जो बिल है मतलब जो खर्चा है, जो टिकट का चार्ज है वो उतना अधिक नहीं, मतलब जो एक कमाई होनी चाहिए वो उतना अधिक नहीं है। तो ये ऑपरेशनल चैलेंज मेंटेन करना, सेफ्टी कंसर्न है, कंजेशन बहुत है, और कवच सिस्टम है, वर्किंग कंडीशन भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, खासतौर से लोकोमोटिव पायलट्स और तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। रेलवे पे कोई प्रश्न आता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल अ क्लासिकल स्टेटस हेल्प लैंग्वेजेस। क्लासिकल स्टेटस की बात करें तो क्लासिकल स्टेटस अप्रूवल हमने ऑलरेडी अभी हाल में डिस्कस भी किया है कि अभी क्लासिकल स्टेटस 5 लैंग्वेजेस को, मराठी, बंगाली, आसामी और पाली और प्राकृतिक प्राकृत को मिला है। तो इनिशियल देखा जाए तो इस्टाब्लिश इन 2000, इसमें लगभग कोई भी लैंग्वेज को अगर हम क्लासिकल का दर्जा देते हैं तो लगभग 1000 साल का उसका हिस्ट्री होना चाहिए, और है ना, मतलब एंशंट लिटरेचर और ये सब। उसके बाद 2005 में थोड़ा सा इसमें क्राइटेरिया में चेंज किया गया, हिस्टोरिकल रिक्वायरमेंट को 1500 से 2000 साल का कर दिया गया, है ना, तो ये आपका किया गया। उसके बाद जो पठारे कमेटी है उसने प्रपोज किया कि मराठी क्लासिकल लैंग्वेज इन 2012 के लिए, और फिर एविडेंस रखे 2013 के अंदर उस पर कि इसको इंक्लूड क्यों करना चाहिए, लिटरल हिस्ट्री क्या क्या है। फिर 2024 में कुछ क्राइटेरिया लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी ने रखा, और इसमें रिमूविंग द ओरिजिनलिटी रिक्वायरमेंट एंड एडिंग द नीड फॉर प्रोज टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। जो इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है भाषा से रिलेटेड और जो लिखी हुई चीज़ें हैं उसमें, उसको भी क्राइटेरिया के रूप में कंसिडर किया जाए। और यहाँ पे लाइक है ना, तो उसमें जैसे असमी और बंगाली के लिए भी ऐसे ही कुछ है ना 4 वॉल्यूम रिपोर्ट सामने रखी गई, कुछ एविडेंस को ध्यान में रखते हुए कि 3rd-4th सेंचुरी में कई एविडेंस मिले हैं। फिर उसके ये भी कहा गया कि एम क्या है कि इन लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि काफ़ी समय से प्रोटेक्टेड है, भाषाएं चल रही हैं, बहुत इन्वेशन ब्रिटिश टाइम पीरियड और इस सब के बाद भी ये भाषाएं चलती रही, तो इसको देखना। तो यहाँ पे जैसे 2004 में क्राइटेरिया इस्टाब्लिश किया गया, क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया, मराठी को प्रपोज किया 2012 में, मराठी एविडेंस कमेटी 2013 में, फिर क्राइटेरिया को फर्दर अपडेट किया गया। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना है। गूगल वायलेट एंटी ट्रस्ट लॉ इन एपिक बैटल। अब देखो ये चीज़ एक बड़ी चैलेंज होती है, जैसे गूगल ऐप में कोई ऐप, मान लो कोई ऐप बनता है और गूगल ऐप स्टोर में ही उस चीज़ को आप डाउनलोड कर सकते हो, तो अब वो चार्ज करने लगते हैं। तो इस पर काफ़ी सारे, मान लो कई कंपनीज है वो अब डायरेक्ट कोर्ट जाने लग गए हैं। तो यहाँ पे जैसे यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जो है उन्होंने गूगल को कहा कि आप अपने प्ले स्टोर को 3rd पार्टी ऐप के लिए भी ओपन करो और अल्टरनेटिव मेथड को अप्लाई करो, अलाउ अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड। तो गूगल ने फाइल अपील की है, इसके खिलाफ अपील भी फाइल की थी, क्या कि ऐसे से कंज्यूमर प्राइवेसी, सिक्योरिटी और कंपटीशन विल बी अफेक्टेड। और कहा गया कि जो कन्फ्लिक्ट है ना, मतलब जो ऐप डेवलपर्स होते हैं, ये बहुत ही टेक्निकल है। देखो क्या है कि मतलब बहुत सारे ऐसे, यहाँ पे स्पेसिफिकली एपिक गेम्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट ऑप्शन रखा था, है ना, तो गूगल बिलिंग सिस्टम के, अभी क्या है कि जैसे ऐप है तो उसमें आप ऐप से कुछ बाय करोगे तो वो पैसा गूगल के पास जाता है, फिर वहाँ पे वो पैसा गूगल के पास जाने के बाद वो पैसा अपना काट के देगा, तो 15-20% वो काट लेता है। तो वो एक चैलेंज रहता है। तो इस चीज़ को कहा गया कि ये अगेंस्ट मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि खाली गूगल बिलिंग सिस्टम ही को फॉलो किया जाए। अब हम अपना बिलिंग सिस्टम भी कर सकते हैं और आपको पैसा क्यों देना। ठीक है, तो ये एक चीज़ हाईलाइट आपकी की गई है। तो गूगल कमीशन रेट 15 से 30% है, जो बहुत हाई है। 1-2% हो तो ठीक है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार से, क्योंकि उसका डोमिनेंस इतना है कि भाई जैसे होता है ना कि ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया ना कि कोई रोड में जा रहे हो और गुंडे खड़े हैं, बोल रहे हैं कि इस रोड से निकलना है तो 100 रुपये मुझे देना पड़ेगा। तो गूगल भी पूरा जो डोमिनेंस है उसको करते हुए और इस प्रकार का कदम उसने उठाया कि भाई 15 से 30% बहुत ज़्यादा। अब आप सोचो 15 से 30% गूगल ले जाए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें है ना, जैसे आप मान लो कि कोर्स में इस ऐप से सौरभ पांडे CSE ऐप से ही बाय करते हो, तो उसमें भी ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो अभी मैंने तो जो प्राइस कोर्सेज की रखी हो तो बहुत ही कम है, उसमें आप ये सोचो कि ये जो भी अमाउंट है डिडक्ट हो जाता है। मतलब आप मान लो आपने 100 पे किया तो उसमें काफ़ी सारा अमाउंट जो है माइनस होकर बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है, जो कि आप देखो कि उसको फिर सिस्टम को रन करने के लिए अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि प्राइस ये कोई 50-30 ऐसा 1000 तो कोई है नहीं किसी कोर्स का प्राइस, है ना। तो वो और सिस्टम को 1 ईयर तक आपको रन करना, तो उसका कॉस्ट अलग रहता है। तो आप इस एंगल से सोचोगे ना, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई यूट्यूब का मतलब है कि आप उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, आपको एक प्लान्ड वे में कोई कोर्स मिलता है और आप साल भर उसको देखते हैं, तो सबका कॉस्ट होता है। और उसमें
गूगल का पैसा कटना, और उसके बाद आप ये मानो कि गूगल तो अब है ना, उसको चीज़ को अभी अल्टरनेटिव सिस्टम कर रखा है। उसका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आपकी कॉस्ट देखो, कॉस्ट के बाद सारा डिटेक्ट होने के बाद, मान लो कोई कोर्स का प्राइस 499 है, वो 1000 है, तो काफ़ी चीज़ें डिटेक्ट होने के बाद बहुत ही मिनिमम अमाउंट बचता है। तो ये एक है, ये चीज़ आप लोग को अब कितना बन, तो ओपनली आपको ये चीज़ बताइए, ऐसा होता है। अब आप मान लो सिस्टम को रन कर रहे हो, तो उसका तो कॉस्ट तो देखो फ्री में कोई नहीं, आप तो फ्री में कहोगे सब फ्री में कोर्स दे दो, बट आप ये सोचो कि उसका कॉस्ट कैसे, मैं उस सिस्टम को रन कैसे हो पाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा रैशनली सोचोगे ना इन चीज़ों को, तो रैशनली कि भाई हाँ मुझे कोर्स मिल रहा है, मैं क्लासेस कर रहा हूँ, ये मुझे फ़ायदा है, मेरे आगे के लिए बेनिफिट है, और ये पूरा सिस्टम का इतना कॉस्ट होता है, तो फिर हो सकता है कि आप बेटर डिसीजन मेकिंग इन चीज़ों को लेकर करें। ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा समझना बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे जैसे कुल मिला के ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऐप इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, तो ऐप इकोनॉमी लगभग $250 बिलियन के आसपास, क्योंकि बहुत सारे ऐप है, देखो एप्पल ऐप स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल और पे एप्पल जो है वो अपने ऐप स्टोर को पॉलिसीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, उन्हें डेवलपर फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड को जो है डेवलप करना और रिड्यूस कमीशन की तरफ जाने की कोशिश, मतलब प्रयास है कि अगर ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं तो उनको अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड है, और अपनी कमीशन 1-2% रखेंगे तो किसी को दिक्कत भी नहीं होगा। 30% क्या है, तो 100 में से 30% ये, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना, जीएसटी लगना, बहुत चीज़ें, इनकम टैक्स देना, जीएसटी लगना, ये सब, ये तो फिर ऐसे ही उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसीज़ जो हैं इससे लोअर, क्योंकि फिर उससे प्राइजेज़ लोअर होंगी ना, मतलब अगर आपको इतना होगा तो फिर प्राइजेस भी लोअर होंगी, सब्सक्रिप्शन चार्जेस कम होंगे, और ऐप्स का बहुत बड़ा बड़ा रोल है, आप पढ़ाई कर सकते हो आपके माध्यम से, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो उसका बहुत है। तो ये आगे चल के मतलब डिफरेंट फील्ड्स में जो ऐप्स हैं उनका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो $250 बिलियन के आसपास है। तो यहाँ पे गूगल जो है हो सकता है अल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स डेवलप हों, गूगल और एप्पल के अलावा भी हो सके, आगे है। और ये स्मॉल डेवलपर के पास भी ऑप्शन है कि कुड बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस्ड कॉस्ट, है ना, तो वहाँ पे उससे कंज्यूमर को जो भी, मतलब क्योंकि टैक्स कम लगेगा तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा इससे, वो कम पैसे उनको भी पे करना पड़ेगा और सर्विसेज उनको कम पैसे में मिलेंगे। तो मल्टीपल ऐप स्टोर फ्यूचर के अंदर आ सकते हैं, अगर लीगल रूलिंग की बात करें तो। ये आप देख सकते हो ऐप इकोनॉमी में $250 बिलियन वैल्यू है। गूगल प्ले स्टोर, गूगल ऐप स्टोर की बात करें तो पॉलिसी रिवीजन होगा, लोअर कंज्यूमर प्राइस, अल्टरनेटिव ऐप स्टोर्स डेवलप होंगे, और कंपटीशन डायनेमिक्स हो, क्योंकि इन्हीं का अभी मोनोपोली ना गूगल और एप्पल का, तो ये रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लैंकटन बैलून फॉर 6 टाइम्स देयर साइज टू रीच ओशियन सरफेस। तो प्लैंकटन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आप मानो कि प्लांट टाइप, एल्गी टाइप आप मानो, तो ये प्लैंकटन्स जिसमें फाइटो प्लैंकटन्स हैं, ये ओशियन डेप्थ एंड सरफेस, मतलब समुद्र के नीचे से ऊपर की तरफ ये माइग्रेट करते हैं। और कुछ जो बायोलुमिनेसेंट फ्लाइटोप्लैंक्टन स्पीसीज़ हैं, बायोलुमिनेसेंट मतलब जो चमकते हैं, जो सरफेस में रहते हैं ना वो चमकते हैं, तो ये कहा गया कि जैसे उसमें से एक एग्जांपल भी दिया गया, पी नॉक्टिलुका, तो ये कैन एडजस्ट इट्स डेंसिटी, वो अपने एडजस्ट, जैसे मान लो कि अगर वो थोड़ा भारी है तो नीचे सेटल रहेंगे, थोड़ा रिड्यूस किया तो ऊपर चले जाएंगे, तो ये अपने डेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं जिससे टू रिमेन बॉयंट, मतलब तैरते रहें, और फिर ओशन के सरफेस तक आ सकें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। समझना कि मान लो नीचे की तरफ है एकदम सरफेस में, फिर सूरज की रोशनी के लिए उन्हें ऊपर आना पड़ेगा, तो नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, और ओशन का जो समुद्री सरफेस वहाँ पे आके अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के माध्यम से सूरज की रोशनी में अपना फूड बनाएंगे, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये देखने को मिला, एक स्पेसिफिक स्पीसीज़ है जिसे हम पी नॉक्टुलुका बोलते हैं। तो ये जो है ये मतलब इसकी साइज़ वैरी कर सकती है। अब इससे आइडिया लगेगी, अलग अलग आइडिया लगेगा कि किस तरीके से साइज़ को चेंज करते हैं, ओशन कंडीशंस में कैसे है, फिर ये अपने सेल्स को इन्फ्लेट कैसे करते हैं, फ्लोट कैसे करते हैं, इससे काफ़ी सारी हमें जानकारी मिलेगी। समुद्री वाटर में कैसे ऐसा कर रहे हैं, तो इससे फिर ह्यूमन के कंटेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंस है तो वो भी देखा जाएगा। तो ये सेल साइकिल जो है उनका, जैसे जनरली देखो सेल्स होते हैं, हमारा शरीर भी सेल्स का बना होता है, वही सेल्स मल्टीप्लाई करता है ना, तो वो सेल्स मल्टीप्लाई करके ग्रोथ होता है उनका। तो ये जो सेल्स हैं ये क्यों ऐसा, कैसे ग्रोथ होते हैं, कैसे ये आप कह सकते हैं इन्फ्लेट करते, बड़े हो जाते हैं, तो ये स्टडी लगातार आपका चल रहा है। तो इसमें इन्होंने ज़रूर से कहा है कि यहाँ पे कहा गया कि ये जैसे वैक्यूल एक होता है, जैसे मान लो कोई सेल है, और प्लांट्स के केस में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, बड़ा सा ऐसा, मतलब अगर सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे चाहे गूगल में देखना, तो इसमें क्या है कि ये इसमें वाटर बढ़ता है, तो और इससे ये इन्फ्लेट होता है। मतलब अगर कहा गया कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि ऐसा ये क्यों करते हैं,
पूछ सकता है कि देखो यूपीएससी का जो लेवल है, तो आप क्यों होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनके अंदर जो सेल्स हैं, इन सेल्स में मौजूद, क्योंकि है तो ये प्लांट कैटेगरी से ही, वैक्यूल की साइज़ बड़ी होती है, उसमें पानी भरता है और वो फूलता है, और उसके बाद वो मतलब इन्फ्लेट करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये तरीका है। और फिर आप कह सकते हो कि फूड बनाएंगे, खाएंगे, फिर वो बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा, फिर वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो फिर ये एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। बायोल्यूमिनेंस शब्द मैंने आपको बताया जो चमकते हैं, ठीक है, लुमिन। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, मैं आपको बता दूं इनके क्वेश्चंस आते हैं। ये जो प्लांट और इनसे रिलेटेड लिखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी बाला सुब्रमण्यम। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रेड वो कौन सा आया था 2023 या 24 के प्रॉब्लम्स में, काफ़ी सारे क्वेश्चन, एक वो पिछले साल के मेंस में आया था, इस साल भी मैं देखूंगा कौन कौन से टॉपिक्स अभी मैं देख रहा हूँ, तो कौन कौन से मैं बताऊंगा। तो ये टी के कंटेक्स्ट में है। टी का ओरिजिन कब हुआ था, देखो ये इंट्रोड्यूस टू इंडिया फ्रॉम चाइना एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। तो टी प्लांट्स जो हैं वो भारत में इंट्रोड्यूस किए गए थे चाइना और साउथ ईस्ट एशियन ब्रिटिशर्स के द्वारा किए गए थे। असम प्राइमरी रीजन है, उसके अलावा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में भी उगाया जाता है। इंडिया हमें लार्जेस्ट टोटल टी कंजम्पशन है, लगभग काफ़ी है। एवरेज कंजम्पशन 620 ग्राम, हर घर में चाय बनती है, अब इसमें क्या बताना। इंडिया का 4th लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। हमारे पास काफ़ी पैसा भी जनरेट होता है, $800 मिलियन के आसपास। टी लीव्स जो है उसमें विटामिन और कई कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, और स्ट्रेस एलिविएशन के लिए भी हेल्पफुल है, रिड्यूस करने के लिए। कप ऑफ टी का कॉस्ट क्या है ये सब मेंशन है। टी लीव्स जो हैं उसमें एरोमा रिच कंपाउंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब इसके बाद मेरा भी चाय पीने का मन करने लग गया, पहले तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं जीन, एक नेक्स्ट टॉपिक है। ऐसे ही एक टॉपिक इस बार 2024 के प्रीलिम्स में भी आया है, जो ये किनारे में ऐसा लिखा हुआ आता है ना, उससे। नेक्स्ट देखते हैं सेलिवरी अमाइलेस जीन। तो सेलिवरी अमाइलेस जो जीन है, ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है उसको ब्रेक करता है। हमारे जो आप कह सकते हो जैसे हम कुछ खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये एक फैक्ट याद रखना है। तो ये जो एक जीन है AMY1 जीन, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होता है। और जो ये भी कहा गया कि इसमें जो जीन है इसका डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि मतलब डुप्लीकेट आप मतलब उसी के समान एक डेवलप हो जाना। इससे क्या है कि शेप्स ह्यूमन अडाप्टेशन टू स्टार्ची फूड, मतलब इसी में जो चेंजेस हुए हैं उसी के बेसिस पे जो स्टार्ची फूड होता है उसको उसके प्रति ह्यूमन कैसे अडाप्ट कर सकता है। मतलब अगर आप घास खाओगे तो आप घास आसानी से हम नहीं पचा सकते, ऑल्दो जो एनिमल्स है वो कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये हाई AMY1 नंबर है, ये ह्यूमंस में एग्जिस्टेंट है ह्यूमन, और है ना ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो अभी देखो यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सेलिवरी अमाइलेस जीन रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट फायर की वजह से काफ़ी है। CO2 एमिशंस फॉरेस्ट फायर इंक्रीज हुई है बाय 60% ग्लोबली। और है ना नॉर्थ बोरियल फॉरेस्ट, बोरियल मतलब साइबेरिया वाले जो एरियाज ऊपरी हिस्से में है, वहाँ जो फॉरेस्ट उन्हें बोरियल फॉरेस्ट बोलता है। और मतलब इनका जो स्टडी हाईलाइट्स अ सिग्निफिकेंट राइज इन एमिशन, ठीक है। आप कह सकते हैं मतलब कि लगातार आग लगी बहुत सारी जगहों पे, उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो बहुत तेज़ी से बढ़ा। ये 2 पॉइंट्स याद रखना है, बाकी पॉइंट्स आप रीड कर लेना। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात करें तो यहाँ पे जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, इससे हायर ब्लड शुगर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड विद डायबिटीज़। तो कुल मिला के फूड प्रोसेस्ड फूड इतना हेल्दी नहीं होता है। तो हायर एवरेज फूड जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेज़र किया जाता है HbA1c, ठीक है, इसके बेसिस पे हम नापते हैं। एंड कि हम किस है ना, तो क्योंकि खाना किस टाइप का है उससे जो डायबिटीज़ एस्पेक्ट बहुत मैटर भी आपकी जो है करती है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं RSV वैक्सीन। RSV क्या है, RSV बेसिकली रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है। तो अफेक्टिवनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के जो वैक्सीन है उसको देखा जा रहा है। एंड है ना, तो आपको ये RSV वैक्सीन याद रखना है। देखो कोई भी जो वैक्सीन आपकी प्रेजेंट है तो वो वायरस के खिलाफ ही है। तो वैक्सीन में क्या होता है कि या तो जो आपका वायरस है
वो किल्ड फॉर्म में या फिर इनएक्टिव फॉर्म में वैक्सीन के माध्यम से आपके शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है और आपके शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है। तो सेम सा प्रोसेस इस वैक्सीनेशन में भी है। एंड ये जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, RSV है ना। तो यहाँ पे 80% प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ एंड हॉस्पिटलाइजेशन है ना, खास तौर से जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं उनसे टैकल करने के लिए वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एग्रीकल्चर ऑप्शनल फिर मैं कह रहा हूँ ये जल्द स्टार्ट हो रहा है, मिस नहीं करना, आपके पास मौका है। और आज भी अगर आप जाओगे तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना, तो जो भी स्पेसिफिक ऑफर होगा वो आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा लगभग 450 पेजेस के, ठीक है। ये नोट्स हैं और भी लेटेस्ट बैच के नोट्स भी हैं, वो भी दूंगा, PDF और ये सब है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, 2 वीडियो भी अभी लेटेस्ट बनाए हैं तो आप देख लेना। जितने क्वेश्चन इस बार आए हैं मेंस के पेपर में सब इन नोट्स में कवर्ड है और जो PDF में दे रहा हूँ, तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। बस जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ते जाओ, बिना दिमाग लगाए, ज़्यादा पढ़ते बस जाओ। एक बार आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, आप देखेंगे कि आपका मतलब जो स्ट्रैटेजी बताया जाएगा उसको आप करना, आप बहुत अच्छा परफॉर्म एग्रीकल्चर ऑप्शनल में कर सकते हैं। ऐसे का कोर्स चल रहा है, टोटल 4 मैंने अपलोड कर दिया, आज 5वां अपडेट अपलोड कर दूंगा। चौथे की कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है, 5वीं की कॉपी चेकिंग हो जाएगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें एक नेक्स्ट 5 जो ऐसे हैं उसके बारे में कि हमें क्या एक्स्ट्रा करना है। अभी तक आप नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, ठीक है, नहीं जुड़े हैं तो इसको करो, तो लगभग 50 ऐसे रहेंगे इसमें। उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल मिस नहीं करना। और मैंने अभी हर वीक अभी मैं प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का वो जो है वो डाल रहा हूँ हर वीक, और फिर उसकी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी। अब ये इस टेस्ट सीरीज़ का अगर आप हिस्सा हैं, जैसे आज टेस्ट हुआ था, इसे टोटल ऐसे मैंने 7 स्टडी मटेरियल डाल दिए हैं। ये बहुत सारे होंगे, 1000 पेज के ऊपर चले जाएंगे नोट्स, और इतना अल्टीमेट कंटेंट रहेगा। तो ये जो इवन जो मैं यूट्यूब में प्रीलिम्स वाला कंटेंट होगा वो भी PDF इसी टेस्ट सीरीज़ में शेयर होगा। तो अगर आप हिस्सा नहीं तो ज़रूर से हिस्सा बनना है। ये लास्ट के 2-3 महीने में आप इतना कंटेंट नहीं कर पाएंगे, और पढ़ के जाना है क्योंकि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC.com में आपको सारा कंटेंट, मैगजीन पे करंट अफेयर्स और कोर्सेज की जानकारी मिलेगी। प्रहार बैच आज आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे प्रहार बैच का, तो प्लीज़ इसका अगर आप हिस्सा नहीं, अगर आप करंट अफेयर प्लस का कोर्स का हिस्सा तो ज्वाइन नहीं करना है। अगर आप हिस्सा नहीं है तो ज़रूर से बने। इसमें योजना मैगजीन, डाउन टू अर्थ, PIB, physics.org, हिंदू का जो टॉपिक है उसका भी सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो करते रहें। ये है, इसके अलावा इथिक्स का कोर्स है, इनके अभी कंटेंट डल रहे हैं, ये आप डाउनलोड कर लेना, इस सेशन का PDF आप डाउनलोड कर लेना जो कि आपको अवेलेबल रहेगा। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको दे दिया, और यहाँ पे ये टॉपिक्स आप देख लो, ये जो आए हैं मतलब GS पेपर 2 के मैंने 5 क्वेश्चन ऐड किए, GS पेपर 1 का मैंने पहले शेयर कर दिया है, तो GS 2 का देखो ये 5 ही क्वेश्चन अभी मैंने एडिट किया, तो ये देख लेना, PDF में सारा दे रखा है। कुछ सेशन क्योंकि मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था उससे रिलेटेड है तो उसका स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर सकता, बट आप देख लो, क्वेश्चन देख लो। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन आइलैंड विल हैव इट्स ओन चैलेंजेस, 15 नंबर में जरूर से लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।